इंदिरा गांधी के आदेश पर सारे पत्रकारों को अमृतसर से बाहर कर दिया गया। सेना अपने सीक्रेट मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, पर पंजाब के मासूम सिखों को इस बात की खबर ही नहीं थी। 1 जून की सुबह बहुत से सिख माथा टेकने स्वर्ण मंदिर के अंदर आए। उन्हें नहीं पता था कि वो एक बार जो अंदर आए तो शायद बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। 3 जून 1984 आर्मी के सिपाहियों के साथ साथ आर्मी टैंक भी स्वर्ण मंदिर में उतारे गए। दोनों दलों के बीच दिल दहला देने वाली जंग हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने भिंडरावाले को तो खत्म कर दिया, लेकिन पंजाब में इमरजेंसी और ज्यादा बढ़ गई। जगह जगह दंगे और मौत का खेल शुरू हो गया था। इसमें पंजाब के आम लोगों को बहुत नुकसान हुआ। पंजाब जंग का एक मैदान बन गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भाग चुके चरमपंथियों को ढूंढने के लिए पंजाब, दिल्ली और पूरे भारत में हर जगह सिखों पर हमला बोला जा रहा था। बेगुनाह सिख भी मारे जा रहे थे। गाड़ियों पर बैठकर जो सिख भागने की कोशिश करते, नाराज हिंदू उन्हें गाड़ी के अंदर ही जलाकर मार देते। तो दिल्ली में सिखों के घरों पर आग लगाई जा रही थी। सिख समुदाय इतने दहशत में थे कि अपनी पहचान बाल और दाढ़ी कटाकर हिंदुओं की तरह जीने की कोशिश करने लगे थे। पंजाब को सामान्य होने में अभी 1 दशक लगना था। इंदिरा गांधी पंजाब के लगातार बिगड़ती हालातों से बेहद परेशान थीं। वहीं इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज को उनकी सुरक्षा का भय सता रहा था। सिक्योरिटी इंचार्ज ने इंदिरा से बातचीत की। देश के हालात को देखते हुए मैडम, मुझे लगता है कि आपको अपने सिख बॉडीगार्ड का ट्रांसफर कर देना चाहिए। नहीं, मेरे वो सिख बॉडीगार्ड बरसों से मेरी सुरक्षा में लगे हुए हैं। मैडम, ये बेवकूफी होगी। मैं माफी चाहता हूँ, पर हमें उन्हें हटाना होगा। मेरे सिख बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह पर मुझे पूरा भरोसा है, और अगर सिख गार्डों को हटा दिया गया तो पंजाब में विरोध और बढ़ने लगेगा, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी ने सिक्योरिटी इंचार्ज की बातों को नजरअंदाज किया और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका डर सबको था। वैसे तो इंदिरा हर सुबह जल्दी उठने की आदी थी। वो हर दिन सुबह 6 बजे उठ जाती थी, लेकिन उस दिन शायद चुनावी रैली का ठहराव था या उनके दिल की थकान। वो 31 अक्टूबर को सुबह वो देर से सोकर उठी। ये दिन उनके लिए बेहद खास था। उस दिन उन्हें सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच ब्रिटिश फिल्म मेकर पीटर उस्तिनोव को एक इंटरव्यू देना था। पीटर उस्तिनोव इरिश टेलीविजन के लिए इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी R.K. धवन सुबह 8 बजे 1 सफदरजंग रोड उनके घर पहुंचे। मैडम प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश फिल्म मेकर से आपकी मीटिंग की तैयारी हो चुकी है। ठीक है, आप तैयार रहें, हम थोड़ी देर से निकलते हैं। उस वक्त इंदिरा अपने पर्सनल हेयर आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवा रही थी। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री के इस इंटरव्यू में इंदिरा आज अपने लुक को लेकर बहुत कॉन्शियस थी। इतनी कॉन्शियस कि उन्होंने नारंगी रंग की हैंडलूम साड़ी जिसका बॉर्डर काले रंग का था, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से भी मना कर दिया। इंदिरा अपने ही घर में एक दीवार की आड़ पर मौजूद अपने ऑफिस एक अकबर रोड के लिए पैदल ही निकल पड़ी। उनके साथ थे R.K. धवन। सामने गेट पर इंदिरा ने बेअंत और सतवंत सिंह को देखा। सिख साहब उन्हें नमस्ते कहेंगे ये सोचकर इंदिरा ने पहले ही हाथ जोड़ लिए, पर हमेशा की तरह बेअंत सिंह के हाथ जुड़े नहीं, बल्कि उसने अपनी गन इंदिरा पर तान दी। ये क्या कर रहे हैं? इंदिरा ने अपने शब्द पूरे भी नहीं किए कि सुबह की मौन में गोलियों की आवाज गूंज उठी। बेअंत सिंह ने अपने साइड आर्म से 3 गोलियां इंदिरा पर फायर की। सतवंत सिंह के हाथ कुछ पल को ठहर के रह गए। सोच क्या रहा है? चला गोली। बेअंत की जबान क्या खुली, जमीन पर पड़ी इंदिरा के ऊपर 30 गोलियां और दाग दी गई। दिल्ली में इंदिरा का आंगन उनके ही खून से लहूलुहान था। 31 अक्टूबर 1984 सुबह दूरदर्शन न्यूज पर उस जमाने की फेमस न्यूज एंकर सलमा सुल्तान आई। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया। कुछ घंटे की कोशिश के बाद डॉक्टर्स ने दोपहर 2:20 पर उन्हें मृत डिक्लेयर कर दिया। पर ये मौत और खून का सफर इंदिरा की अंतिम विदाई के साथ यहाँ नहीं रुका। इसके बाद शुरू हुआ खूनी दंगे का सफर, जिसमें दिल्ली की सड़कें अगले 4 दिन तक मासूम सिखों के खून से रंग दी गई। इसका असर भी सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रहा। फिर शुरू हुए वो दंगे जिसने पूरे भारत को घेर लिया और खास तौर पर पंजाब को। इंदिरा गांधी की हत्या की खबर बॉर्डर पार पाकिस्तान पहुंची तो सिंध के आसपास मौजूद मुसलमानों ने
मानो जीत का जश्न मनाया। वहीं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक भारत पहुंचे और राजीव गांधी से मिलकर उसने इंदिरा गांधी की मौत पर अफसोस जताया। इंदिरा गांधी की मौत के कुछ ही महीने बाद 1984 में भारत का अगला आम चुनाव हुआ, जिसकी खबर रेडियो के जरिए पाकिस्तान पहुंची। इस वक्त पाकिस्तान का जनरल जियाउल हक पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान के साथ अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। भारत से एक खास खबर सामने आ रही है। भारत में 1984 के आम चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने जमकर भारत में सिंपैथी वोट बटोरा है और कांग्रेस की एक बार फिर सरकार बन गई है। राजीव गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। खबर जियाउल हक और अब्दुल कादिर खान दोनों के कानों में पड़ी। दोनों के चेहरे पर परेशानी की झलक साफ नजर आ रही थी। जनरल साहब, भारत के साथ पाकिस्तान की बराबरी का सपना अब पूरा हो सकता है, लेकिन आप अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। मुझे आपकी बात कुछ खास समझ नहीं आई। मैं जानता हूं कि हमारा न्यूक्लियर वेपन्स तैयार है और अब उसे टेस्ट किया जा सकता है। मुझे ये भी मालूम है कि ये वक्त बिल्कुल सही है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान अमेरिकी मोर्चे पर बंधा हुआ है। अमेरिका के बिना परमिशन अगर हमने ये टेस्ट किया तो पाकिस्तान अमेरिका का समर्थन खो सकता है। इससे पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। फिर हमें टेस्ट का मौका कब मिलेगा? भारत अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, हमारी बारी कब आएगी? हमने अभी तक पूरी दुनिया के सामने ये कबूल नहीं किया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और आगे भी टेस्ट के लिए सही मौके की तलाश करने तक हमें इस बात को सीक्रेट ही रखना होगा। न्यूक्लियर वेपन्स की समस्या के साथ साथ पाकिस्तान सियाचिन में हुई अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वहीं पाकिस्तान की नजर भारत की सबसे बड़ी समस्या खालिस्तान पर टिकी हुई थी। कुछ महीनों बाद 23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल और मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क जैसे ही आयरलैंड के तट के पास पहुंची, फ्लाइट में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस ब्लास्ट में फ्लाइट में मौजूद 329 लोगों की मौत हो गई। हादसे की यह खबर दूसरे दिन भारत पहुंची। दूरदर्शन के एक लाइव कार्यक्रम के जरिए भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस खबर का जायजा ले रहे थे। आयरिश नेवल सर्विस डिपार्टमेंट ने 132 डेड बॉडी की खोज की है। वही 197 डेड बॉडी समुद्र में कहीं खो गई है। इस विमान हादसे में 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। इसके साथ ही कनाडा इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लास्ट हवा में हुआ था। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में बम रखा गया था। फ्लाइट में बम कैसे आया, इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तहकीकात के बाद पता चला कि इसमें खालिस्तान सेपरेटिस्ट का हाथ था, जो कनाडा में बैठे भारत के हिंदुओं से बदला लेना चाहते थे। कनाडा के सिख तलविंदर सिंह परमार, इंद्रजीत सिंह रियाद, अजब सिंह बागरी, सुरजन सिंह गिल, हरदयाल सिंह जोहल और लखबीर सिंह रोड़े पर ट्रायल चलाया गया। खबर सामने आई कि तलविंदर सिंह परमार इस पूरे खूनी खेल का मास्टरमाइंड था। इसी बीच 1986 के दिसंबर में प्रधानमंत्री और उस वक्त रक्षा मंत्रालय की कमान संभाल रहे राजीव गांधी की मुलाकात भारतीय सेना के चीफ कमांडर जनरल कृष्णस्वामी सुंदर जी से हुई। सर, हमें एक मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत करनी होगी। मुझे लगता है कि एक खास मिलिट्री ऑपरेशन भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसा ऑपरेशन? भारत और पाकिस्तान की सरहदों के बीच लगातार पिछले कई दशकों से लड़ाई होती रही है। हम अपनी सेना को सरहद में अलर्ट तो रखते हैं, लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता कि हमारी आर्मी कितनी काबिल है। इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई जाती है। पर मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध की असली प्रैक्टिस नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि 4 से 6 लाख सैनिकों को इन्वॉल्व करके इस पर बहुत ही बड़े स्तर पर हम ये मिलिट्री एक्सरसाइज करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे युद्ध के दौरान होता है। हर मैकेनिज्म, हर मोबिलिटी युद्ध के कंडीशन से हमारे आर्मी के जवानों को वाकिफ करवाएगी। आगे इससे भारत की फौज को फायदा पहुंचेगा। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज की परमिशन है, लेकिन लोकेशन क्या होगा? राजस्थान में थार का वो रेगिस्तान जहां पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध लड़े जा चुके हैं। और सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज से भारत को एक और बहुत बड़ा फायदा होगा। कैसा फायदा? इससे हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की बारीकियों को भी समझ सकते हैं। बिल्कुल, आप शुरुआत कीजिए। इस ऑपरेशन में सभी नई तकनीक, टैंक, एयरक्राफ्ट, आर्मी के जवान, हथियारों का इस्तेमाल किया गया।
उस वक्त किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज में इतने ज्यादा नंबर्स पर सैनिक शामिल नहीं होते थे। पाकिस्तान तक जब ये खबर पहुंची तो पाकिस्तान की रूह कांप उठी। पाकिस्तान को ऐसा लगा जैसे भारत पाकिस्तान पर राजस्थान की सरहदों से हमला करने वाला है। पाकिस्तान ही क्या, विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी भारत के इस मिलिट्री ऑपरेशन से परेशान हो गईं। इंडियन आर्मी के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्रास टैक्स के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन ब्रास टैक्स का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने एक घुमावदार रास्ता अपनाया। उस वक्त पंजाब का विद्रोह शांत नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने राजस्थान के बजाय पंजाब की ओर अपनी सेना को भेजना शुरू कर दिया। पंजाब बॉर्डर पर खड़ी पाकिस्तान की सेना और राजस्थान बॉर्डर पर एक्सरसाइज कर रही हिंदुस्तान की सेना, माहौल कुछ ऐसा बन गया था जैसे किसी भी वक्त युद्ध का बिगुल बजने वाला हो और दोनों देशों के बीच एक बार फिर जंग छिड़ने के आसार नजर आने लगे थे। फरवरी 1987 पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक भारत आए। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई। मिस्टर गांधी, राजस्थान से अब भारत को अपनी सेना पीछे हटा देनी चाहिए ताकि सरहद में किसी भी तरह से युद्ध का माहौल ना बने। फिलहाल तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरहद में भारतीय फौज मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। युद्ध का कोई इरादा इस वक्त तो नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान से हम अपनी सेना पीछे हटाएं, तो पहले कश्मीर की सरहदों से पाकिस्तान अपनी फौज पीछे हटा ले। कश्मीर में अभी भी पाकिस्तान के 1 लाख से ज्यादा सिपाही तैनात है। एक लंबी बातचीत के बाद आखिरकार मार्च 1987 में दोनों सरहदों से पाकिस्तान और भारत ने अपनी सेना पीछे हटा ली। भले ही दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान कश्मीर से सेना हटाने का दावा कर चुका था, लेकिन अभी भी सियाचिन के आसपास पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स की एक्टिविटी भारतीय फौज को नजर आ रही थी और इससे आर्मी के चीफ कृष्ण स्वामी सुंदर जी नाराज हो गए। सुंदर जी की मुलाकात रक्षा मंत्री केसी पंत से दिल्ली में हुई। कहिए जनरल सुंदर जी, आप सियाचिन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? एक लाइन की बात है सर, हमें सियाचिन ग्लेशियर के इस पेचीदा मुद्दे को जल्द से जल्द एक ही बार में सुलझाने की कोशिश करनी होगी। भारतीय मिलिट्री का मानना है कि हमें पीओके के खापलू में एयर ऑपरेशन की शुरुआत कर देनी चाहिए। इतना कहते ही सुंदर जी ने एक नक्शा केसी पंत के सामने टेबल पर फैलाया और उन्हें उंगलियों के इशारे से समझाने लगे। सर, इस नक्शे को ध्यान से देखिए। खापलू एलओसी से 60 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ हवाई हमला करेंगे, इससे पाकिस्तान और सियाचिन ग्लेशियर के बीच का सारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, पर आप जानते हैं कि वो एरिया कितना खतरनाक है। वहाँ की एनवायरमेंट कंडीशन, एलओसी के पास का माहौल, मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह के किसी भी ऑपरेशन की शुरुआत करनी चाहिए। आर्मी का काम ही है ऐसे माहौल से जूझना और अपने देश की सुरक्षा करना। सियाचिन पर जीत बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी। हम एक बार फिर पाकिस्तान को छूट नहीं दे सकते। आप सिर्फ परमिशन दीजिए, बाकी सब कुछ इंडियन आर्मी संभाल लेगी। जनरल सुंदर जी, मैं आपके और इंडियन आर्मी के हौसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन्स का दौर है जब हमें पता है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बम बना चुका है। ऐसे में एलओसी के इतने पास बेवजह अटैक करना मतलब न्यूक्लियर वॉर को बढ़ावा देना, और हम फिलहाल इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। आर्मी जनरल सुंदर जी के लाख समझाने के बावजूद भी रक्षा मंत्री नहीं माने। इसके बाद भारतीय फौज के द्वारा तैयार किया गया ऑपरेशन हैमरहेड का ये प्लान रद्द कर दिया गया। इसके ठीक 1 महीने बाद 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के रेडियो पर एक खबर गूंजने लगी, जिसे सुन कांग्रेस की सत्ता में बैठे राजीव गांधी के हाथ पैर कांप उठे। हाल ही में बोफोर्स कंपनी का एक और बड़ा मामला सामने आया है। स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी बोफोर्स 155 mm हाउइत्जर गन्स के कॉन्ट्रैक्ट के बदले में भारतीय राजनीतिज्ञों और अधिकारियों तक बिचौलियों के जरिए कई लाख डॉलर पहुंचा चुकी है। कंपनी का कहना है कि ये रकम आम कॉन्ट्रैक्ट के बदले रिश्वत के तौर पर दी गई है, जो कंपनी और उनके भारतीय क्लाइंट के बीच एक सीक्रेट डील थी। ये खबर स्वीडन में उस वक्त मौजूद भारतीय जर्नलिस्ट चित्रा सुब्रमण्यम के कानों पर भी पड़ी। लगातार भारत के अखबारों में कांग्रेस की भावी गवर्नमेंट को लेकर घूसखोरी और भ्रष्टाचार के सवाल उठने लगे। 1987 की इस खबर ने भारतीय राजनीति में मौजूद
उस वक्त की कांग्रेस की सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। राजीव गांधी इस बात से परेशान हो गए और उन्होंने संसद में सबके सामने खुलकर ऐलान कर दिया, बोफोर्स कंपनी से भारत की जो भी डील हुई है, इसमें किसी भी मिडिलमैन का कोई हाथ नहीं है। यहाँ कोई बिचौलिया मौजूद नहीं है। मैंने खुद कंपनी के डायरेक्टर से बात की है। कंपनी आगे भी बिना किसी बिचौलिए के भारत के साथ आर्मी टैंकों का सौदा करेगी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इसमें मेरा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का कोई हाथ नहीं है। स्वीडन से सामने आए इस घोटाले को भारतीय इतिहास में बोफोर्स घोटाले के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा दौर था जब भारत अपनी इंटरनल राजनीति से भी जूझ रहा था। वहीं पाकिस्तान में मिलिट्री सरकार का दबदबा धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा था। साथ ही भारत पंजाब में होने वाली इंसर्जेंसी से हद से ज्यादा परेशान हो गया था। लगातार पंजाब में दंगे और मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। 15 अप्रैल 1988 हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक ऐसा कदम जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के नाम एक मेमोरेंडम लिखा। मेमोरेंडम भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान की सरकार को लिखा गया था, जिसे जियाउल हक बैठे पढ़ रहे थे। भारत सरकार को बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे जितनी बैठक और एकॉर्ड के जरिए हम पाकिस्तान से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करें, पर पाकिस्तान की एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी में जरा भी कमी नजर नहीं आती। पाकिस्तान हर संभव भारत के खिलाफ आतंकवाद और अलगाववाद की चिंगारी को हवा दिखाने का काम करता रहा है और आज भी कर रहा है। ये भारत और पाकिस्तान के संबंध में पड़ी दरार को गहरी खाई में बदलने जैसा है। अब ये परिस्थितियां भारत की बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और आर्मी के जरिए भारत के पास ये पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ खालिस्तान मूवमेंट को बल देने का काम कर रहा है। पाकिस्तान अपनी जमीन पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान की ओर से सिख अलगाववादियों को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। उनके रहने और पैसे की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह साफ साफ लफ्जों में ये भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की एक बहुत बड़ी साजिश है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी ISI और खालिस्तान के संबंध की पुख्ता जानकारी भारत को मिल चुकी है। भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार से इस मुद्दे पर सबूत के साथ जवाब मांगती है, क्योंकि ये आज तक की सभी बैठक और शिमला समझौते का भी अपमान है। पाकिस्तान में बैठे जियाउल हक लेटर पढ़कर परेशान हो रहे थे। वहीं भारत के कदम यहीं पर नहीं रुके। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में भी ISI और खालिस्तान के संबंध की बात की। इसके बाद जून 1988 में राजीव गांधी बोन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए और वहां भी उन्होंने पाकिस्तान पर खुलकर इल्जाम लगाया। जियाउल हक ने भी अपनी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की सफाई में कहा, हम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होने के नाते हिंदुस्तान और सभी महाशक्तियों को ये साफ साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि ISI पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान सरकार का किसी भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। ना ही हमने हथियार सप्लाई किया है और ना ही पैसों की कोई लेन देन की है। हम किसी भी तरह से खालिस्तानियों को पाकिस्तान में पनाह भी नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान भारत से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता। जियाउल हक एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच इस पेचीदा राजनीति को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी राजनीति मुश्किलों के कटघरे में खड़ी थी। पाकिस्तान में उस वक्त बेनजीर भुट्टो एक उभरता हुआ चेहरा थी, जो लगातार लोकतंत्र की मांग कर रही थी। मजबूर होकर हिटलर कहे जाने वाले जियाउल हक को एक बहुत बड़ा ऐलान करना पड़ा। हमारा ख्वाब पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाना नहीं, पाकिस्तान की स्थिति को बेहतर बनाना था और अब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए नवंबर 1988 में पाकिस्तान में एक लोकतांत्रिक चुनाव का आयोजन किया जाएगा। अब पाकिस्तान में भी आवाम अपना नेता खुद चुनेगी। पाकिस्तान में हो रहा जनरल जिया का ये ऐलान रेडियो के जरिए भारत भी पहुंचा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री होने के नाते पड़ोसी देश की खबर पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक दिल दहला देने वाली खबर मिली, जिसने राजीव गांधी के रोंगटे खड़े कर दिए। दौड़ते भागते से
गृह मंत्री बूटा सिंह राजीव गांधी के दफ्तर पहुंचे। राजीव जी, मुझे आपको एक खबर देनी है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। बेझिझक होकर कहिए, क्या बात है? आप परेशान नजर आ रहे हैं। मुझे खबर मिली है कि आपकी हत्या की साजिश रची जा रही है और इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अपनी ही हत्या की साजिश की बात सुनकर राजीव गांधी भी परेशान हो गए। इस बात की चर्चा उस वक्त पार्लियामेंट में भी हुई। एक बार फिर पाकिस्तान में भारत के एम्बेसडर के जरिए जिया-उल हक से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस इल्जाम से भी पूरी तरह से इनकार कर दिया। जनरल जिया धीरे धीरे हर तरफ से कमजोर पड़ते जा रहे थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने कई दशक बाद एक बार फिर 41वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। उस वक्त जिया-उल हक ने घोषणा की कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान दिया जाएगा। इस सम्मान को पाकर मोरारजी देसाई बहुत खुश हुए, तो वहीं राजीव गांधी को अभी भी अपनी हत्या की साजिश का डर सता रहा था। पाकिस्तान की खबरों पर नजर घुमा रहे राजीव गांधी ने दूरदर्शन में एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर देखी। आज 17 अगस्त की दोपहर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया-उल हक की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। जनरल जिया मौत से कुछ घंटे पहले भागलपुर एक दौरे पर गए थे। आम के शौकीन जनरल जिया ने अपना काम निपटाकर आम की कुछ बेटियों के साथ प्लेन में कदम रखा। उनके साथ जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, सिद्दीकी सालिक और अमेरिकी पाकिस्तानी एम्बेसडर आर्नल्ड लुइस रेफेल भी मौजूद थे। पाकिस्तान के राजनेताओं का कहना है कि प्लेन में 2 हाइड्रोलिक सिस्टम था। प्लेन हवा में अचानक टेक्निकल फॉल्ट से खराब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। कुछ पाकिस्तानी हुक्मरान CIA पर उंगली उठा रहे हैं, तो किसी का कहना है कि सत्ता की लालच ने जिया-उल हक की जान ले ली। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए ताकि हम इससे जुड़ी आगे की जानकारी भी आपसे साझा करते रहें। जिया-उल हक की मौत पर भारत ने भी औपचारिकता पूरी की। 3 दिन बाद 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्मदिन था, पर राजीव गांधी ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। भारत के प्रेसिडेंट श्री R वेंकटा रमन इस्लामाबाद गए और जिया-उल हक को अंतिम विदाई दी। जिया-उल हक के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि अब पाकिस्तान की राजनीतिक सत्ता किसके हाथों में आएगी। सबकी नजर जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो पर टिकी हुई थी, जो उस वक्त प्रेग्नेंट थीं। कुछ महीने बाद पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में जीत हासिल की और 2 दिसंबर 1988 को बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। बेनजीर के प्रधानमंत्री बनने की खबर भारत पहुंची तो राजीव गांधी ने एक पर्सनल लेटर बेनजीर को लिखा। आप और मैं एक ही दौर के राजनेताओं के बच्चे हैं। आपको भी जानकारी होगी कि मेरी माँ और आपके पिता ने एक साथ मिलकर शिमला एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। 1971 की कड़वी यादों को एक अच्छे मुकाम पर लाकर छोड़ने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद है कि आप और मैं एक साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान के पुराने बैर को मिटाने की कोशिश करेंगे और आप इसमें मेरा साथ देंगी। ये पर्सनल लेटर बेनजीर तक पहुंचा। बेनजीर भी राजीव गांधी से ऐसे ही हमदर्दी रखती थी। आगे बेनजीर और राजीव गांधी ने भारत और पाकिस्तान के कई मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत की। इनका भारत और पाकिस्तान दौरा चलता रहा। भारत की जनता के मन में एक अहम सवाल ये था कि क्या राजीव गांधी और बेनजीर भारत और पाकिस्तान के बीच की इस दुश्मनी को खत्म कर पाएंगे।